हेलो दोस्तों, और हम आ चुके हैं। मदुरई से निकल चुके हैं हम लोग रामेश्वर के लिए। हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, इसलिए हमें बस करके जाना पड़ा और हम बस से रामेश्वर जा रहे हैं। और रामेश्वर जाते हुए रास्ते में कुछ तमिलनाडु के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। फिर हमारी बस साइड से होकर रामेश्वर की ओर चल दी। और रामेश्वर की ओर जाते हुए हमें रास्ते में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे दिखे और ये मस्ती करते हुए हम लोग बस में गए। और रास्ते में हमें बड़े ब्यूटीफुल नारियल के पेड़ दिखे। और ये देखिए दोस्तों, ये है पंबन ब्रिज। ये बीच वाला पंबन ब्रिज है और वो नया पंबन ब्रिज है जिसका उद्घाटन आने वाले समय में 6 अप्रैल को नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। और बहुत ही मस्त नज़ारा, पहली बार हमने पंबन ब्रिज देखा। और अब हम पहुंच चुके हैं रामेश्वर। रामेश्वर में हमने जाते से ही होटल लिया। होटल लेने के बाद हम शाम को रामेश्वर का मार्केट घूमने के लिए निकले, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। और हम रामेश्वर का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। और वहीं रात में हमने एक होटल में खाना खाया। और रात में रामेश्वर में काफ़ी रौनक रहती है। भैया और अर्चना मेरे साथ घूमने में काफ़ी व्यस्त हो चुके थे और उन्हें भी काफ़ी मज़ा आया। और ये पीछे रामेश्वर टेम्पल, और यही रोड सीधे सीधे बस स्टैंड की तरफ जाता है। और रात में खाना खाने के बाद हम लोग राम तीर्थ चले गए, जहाँ पर समुद्र किनारे बैठकर हमने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी शांति थी। फुर्सत के क्षणों में हम वहाँ पर बैठे, क्योंकि हमें काफ़ी थकान हो चुकी थी। और दोस्तों, हम रात के 11 बजे तक 3 घंटा वहाँ पर बैठे। भैया काफ़ी मस्ती कर रहा था, क्योंकि ठंडी हवा आ रही थी। गर्मी के कारण वहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने समुद्र किनारे राम तीर्थ पर काफ़ी एंजॉय किया। ये वही तीर्थ है दोस्तों जिसमें नहाने के बाद दर्शन किए जाते हैं। और भैया ने रेती में से कुछ खजाने निकाले, जैसे शंख, गोमती। और रात में समुद्र किनारे से आने के बाद हम लोग अपने होटल की ओर प्रस्थान किया, जिसमें रास्ते में हमें रामेश्वर पड़ा। रामेश्वर से चिपकी हुई ही हमारी होटल थी दोस्तों, रामेश्वर की बाउंड्री से लगी हुई। और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। मैंने इतने मंदिर देखे, लेकिन रामेश्वर जैसा कोई मंदिर नहीं। फिर सुबह हम लोग रिक्शा करके 1200 रुपये दे के धनुषकोडी की ओर निकल पड़े। और धनुषकोडी जाते हुए दोनों ओर समुद्र का काफ़ी विहंगम दृश्य था। बीच में हमारी ऑटो चल रही थी और दोनों तरफ समुद्र आ गया था। ऐसा दृश्य हमने जीवन में पहली बार देखा दोस्तों। देखिए, लेफ्ट में भी समुद्र है, राइट में भी समुद्र है। और काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। ये देखिए, दोनों ओर समुद्र का विहंगम दृश्य। यह हिंद महासागर है दोस्तों। और धनुषखेड़ी वो जगह है जहाँ पर 2 सागरों का मिलन होता है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। और सुबह 6:30 बजे हम होटल से निकल चुके थे। सुबह ठंडा माहौल था ताकि घूमने में आसानी हो। और ये हमारा ड्राइवर हमें धनुषकोडी के एक पार्ट पर लेकर आया। धनुषकोडी काफ़ी सुंदर जगह है दोस्तों। ये पुराना धनुषकोडी है जो अंग्रेज़ों ने जहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया था। और हमने यहाँ पर रामचरण पादुका के दर्शन किए। यहाँ पर छोटा सा गांव है धनुषकोडी, जहाँ पर हमें राम चरण पादुका के दर्शन हुए। जहाँ पर मैंने, भैया ने और अर्चना ने रामचरण पादुका के दर्शन किए। कहते हैं यहाँ पर श्री राम भगवान आए थे। और 1964 में सुनामी आने के बाद ये धनुषकोडी डूब चुका था। और यहीं पर एक शिवलिंग है दोस्तों, जिसे शालिक राम कहा जाता है। और ये धनुषकोडी जो 1964 में सुनामी के दौरान डूब चुका था, ये वही धनुषकोडी है। और यही धनुषकोडी पर एक रेलवे लाइन भी है जो समुद्र में डूब चुकी थी। अब केवल उसके कुछ अंश बाकी रह गए हैं। हमने धनुषकोडी के चारों ओर विजिट किया। देखिए कितना सुंदर है पुराना धनुषकोडी। चारों ओर समुद्र से घिरा धनुषकोडी। उसके बाद हम सीधे राम सेतु को प्रस्थान कर गए।
और ये राम सेतु धनुषकोडी से 3-4 किलोमीटर आगे जाके धनुष राम सेतु पड़ता है, जहाँ पर भैयू ने कुछ 2 शब्द कहे, उसकी मम्मी ने 2 शब्द कहे कि हम धनुषकोडी आ चुके हैं और हमें यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, राम सेतु आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक विचित्र बात यह है कि धनुषकोडी से राम सेतु जब जाते हैं, नज़ारों के साथ साथ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन होता है। और यहीं पे एक स्तंभ भी है दोस्तों, जो धनुषकोडी की पहचान है, जिसे आप सैटेलाइट से देखने पर वो स्तंभ आपको दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हमने समुद्र के किनारे बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में देखा तो हमें समुद्र के 3 कलर नज़र आए। देखिए, आप देख सकते हैं क्लियर, बीच में ब्लू कलर है और ब्लू कलर के उस तरफ और इस तरफ ग्रीन कलर है। बड़ी ही ब्यूटी है यहाँ पर। हमने धनुष राम सेतु के चारों ओर परिक्रमा की और देखिए ये बीच में एक स्तंभ है। और दोस्तों, ये जो स्तंभ है, यही स्तंभ के आगे ये देखिए अर्चना अपना पोज देते हुए। इसके बाद हम राम सेतु के वो हिस्से पर जाने वाले हैं जहाँ से राम सेतु दिखाई देता है। देखिए ये ब्यूटीफुल दृश्य, इंडिया का आखिरी छोर राम सेतु। और ये देखिए राम सेतु का आखिरी दृश्य। और ये नोस पॉइंट है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी और ये नोस पॉइंट है, यह है बंगाल की खाड़ी और यह है हिंद महासागर। ये बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर और ये बीच में नोस पॉइंट। हम नोस पॉइंट पर जाके हमने कुछ शिवलिंग बनाए और राम का नाम लिखा। ये देखिए राम का नाम लिखा। उसके बाद भैयू ने भी राम का नाम लिखा। और ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों कि राम सेतु पर जाए और राम का नाम रेत से ना लिखे। भगवान ने पार्थिव शिवलिंग बनाए थे दोस्तों रेती से, कम से कम हम राम का नाम तो लिख ही सकते हैं। और ये नोस पॉइंट पर हम मस्ती करने और नहाने के लिए उतरे। और दोस्तों, बहुत ही खुला खुला सफ़ेद माहौल था यहाँ पर। एक पॉजिटिविटी थी। कहते हैं राम ने यहाँ पर तीर मारा था, जिससे यहाँ पर समुद्र की लहरें जो हैं शांत हैं। और ये बात रियल है दोस्तों, यहाँ पर समुद्र की लहरें दूसरे बीच की अपेक्षा काफ़ी शांत है। जैसे मरीना बीच वगैरह पर अरब सागर में समुद्र की लहरें तेज़ रहती, वैसी यहाँ राम सेतु पर समुद्र की लहरें काफ़ी शांत हैं। ये बंगाल की खाड़ी, ये नोस पॉइंट और ये हिंद महासागर। और दोस्तों, यहाँ पर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की जो लहरें हैं वो एक साथ मिल रही थी। हम लोगों ने वहाँ मिलकर काफ़ी मस्ती की और राम सेतु पर हमने 2 घंटे पूरे बिताए। देखिए कि बड़ा ही शांत समुद्र और यहाँ का पानी काफ़ी क्लीन है दोस्तों। जीवन में एक बार रामेश्वर यात्रा, राम सेतु धनुषकोडी की यात्रा जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए ये है नोस पॉइंट। हम सुबह सुबह गए थे, इस कारण वहाँ पर गर्मी कम थी, लेकिन मुझे लगता है जो लोग 11 बजे बाद यहाँ पर आते हैं उन लोगों को काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। देखिए काफ़ी क्लीन वाटर है यहाँ। भैयू ने यहाँ पर नहाया, अर्चना ने यहाँ नहाया और मैंने भी यहाँ पर नहाया क्योंकि नोस पॉइंट है। कहते हैं दोस्तों गंगा, जमुना और सरस्वती जहाँ मिलती है उसे प्रयागराज कहते हैं और गंगा में 5 प्रयाग होते हैं। अब सोचो, जब नदियों के प्रयाग को प्रयागराज कहा जाता है, जैसा कि कुंभ के मेले में, तो जो 2 समुद्रों का प्रयाग है वो महाप्रयाग होता है। तो दोस्तों ये महाप्रयाग, 2 महासागरों का महाप्रयाग धनुषकोडी। और आप देख सकते हैं ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों लहरों का आपस में मिलन, ये होता है दोस्तों संगम पॉइंट। और संगम की अपनी अलग महिमा होती है।
संगम में नहाने पर कुछ अलग विशेष प्रकार की ऊर्जा आपको मिलती है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम तीनों ने काफ़ी मस्ती की। यहीं पर हमने कुछ समय रेस लगाई, कुछ समय समुद्र में नाचे, जिससे कि हमारे पेंट और कपड़े भी गीले हो चुके थे, लेकिन गर्मी के कारण वह रिक्शा में ऑटोमेटिक सूख गए। लेकिन जब दोस्तों बचपना ज़िंदा रखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने भैया के साथ वहाँ पर खूब मस्ती की। और ये योगेश वर्मा मने में धनुषकेड़ी के विषय में 2 शब्द कह रहा हूँ। और यहीं पर हमने राम लिखने के बाद एक दिल बनाया और हमारे प्रेम का इजहार किया। यहाँ पर फोटोग्राफर ने हमसे दिल बनाने को कहा तो हमने बना दिया। उसके बाद दोस्तों हम धनुषकड़ी से निकल गए और हम हमारे अगले पॉइंट पर गए, जहाँ पर विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था, जो कि लक्ष्मण ने किया था। और यहीं पर हमें 20-20 रुपये देकर हमने राम सेतु के पत्थर को पानी में तैराया और उसे अपने सर माथे पर रखा। और दोस्तों यहाँ पर एक विशाल पत्थर भी था जिसका वज़न 30 से 40 किलो के लगभग था। वो पत्थर भी मैंने उठाकर देखा और काफ़ी पर्यटक आए थे यहाँ पर। ये छोटा पत्थर है दोस्तों, यही राम सेतु के पत्थर है जिन पर राम नाम लिखा गया था। अब इस पे राम नाम दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पत्थर काफ़ी देर तक पानी में तैरते हैं। देख सकते हैं आप, ये छोटा पत्थर, और ये 30 से 40 किलो के बीच का पत्थर है दोस्तों। और ये पानी में डूबता नहीं, क्योंकि नल और नील को ये वरदान था कि वो जिस भी पत्थर को पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं। और हनुमान जी ने उसी पत्थर पे राम नाम लिखा। और हम बड़े भाग्यशाली थे जो हमें राम सेतु के पत्थर को देखने मिला। देखिए वही पत्थर पानी में तैर रहा है। वहाँ से आगे निकलने के बाद हमारा अगला मुकाम राम मंदिर था। वह राम मंदिर में एक नागों का भी मंदिर है और वहीं पर एक राम मंदिर के साथ साथ एक राम कुंड भी है। कहते हैं भगवान यहाँ पर रुके थे, जब से इसका नाम राम मंदिर और राम कुंड बना है। और यहीं पे नाग और महानागों का मिलन, देखिए बीच में अलग अलग टाइप के नाग हैं। कहते हैं यहाँ पर कुछ नाग फास का कुछ गणित है जिसके विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं। और ये राम कुंड, ये राम कुंड है दोस्तों। और यहीं पर एक नाग नारायण बलि का भी मंदिर है, जहाँ पर कुछ पुरानी मान्यता के हिसाब से सॉन्ग म्यूजिक चल रहा था जो वहाँ के लोकल लोग कर रहे थे। फिर वहाँ से हम निकले और अपने होटल की तरफ आ गए वापस। और यहीं पर हमने अपना मार्केट एक्सप्लोर किया। ये हमारे होटल के ऊपर से हमने रामेश्वर मंदिर का चारों द्वारों का एक शॉर्ट वीडियो बनाया कि रामेश्वर मंदिर कैसा दिखता है। रामेश्वर मंदिर की बाउंड्री से लगी ही हमारी होटल थी और ये होटल के ऊपर से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद दोपहर में हम वापस राम तीर्थ जा रहे हैं और राम तीर्थ हम पश्चिम गेट से गए। और ये पश्चिम गेट का द्वार, यहाँ पर हम लोगों ने 22 कुंड का स्नान किया था दोस्तों। और रामेश्वर में अंदर मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए हम आपको वहाँ के दर्शन नहीं करा पाए। और यहीं पर राम तीर्थ के आगे दोस्तों यहाँ पर क्रूज़ चलती है, जहाँ चलती है जो आपको 100 रुपये सवारी में 1 घंटा घुमाती है। और बच्चों का भी टिकट है, बच्चों का 50 रुपये, बड़ों का 100 रुपये। 1 घंटा आपको क्रूज़ में घुमाएगी। क्रूज़ में घुमाने के साथ साथ 40 लोग एक जहाज़ में आ सकते हैं एट ए टाइम। 1 घंटे की बोटिंग होता है।
जो सुबह 8 से 6 तक चलती है। उसके बाद हम दोबारा राम तीर्थ पर आए और राम तीर्थ पर हमने दोबारा स्नान किया, क्योंकि गर्मी बहुत थी और समुद्र में नहाने से राहत मिल रही थी। भाइयों ने खूब खुलकर नहाया, अर्चना ने खूब खुलकर नहाया और मैंने भी खूब खुलकर वहाँ नहाया। कहते हैं यहाँ नहाने से पाप दूर होते हैं और चर्म रोग भी दूर होते हैं। यह है राम तीर्थ। और दोस्तों काफ़ी देर तक हमने यहाँ पर नहाया, क्योंकि यहाँ का पानी भी साफ़ था और नहाने में भी अच्छा लग रहा था गर्मी होने के कारण। जबकि दोस्तों अभी मार्च का महीना है, सोचो जब अप्रैल और मई जून में जब यहाँ पर आएंगे तो क्या हाल होगा। और हम तीनों ने एक साथ डुबकी लगाई। दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अक्टूबर से लेके मार्च तक रामेश्वर जाने का प्लान बनाएं, फिर आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। अप्रैल से गर्मी और सितंबर तक बरसात, इसीलिए सही समय अक्टूबर से मार्च का होता है साउथ इंडिया टूर का। और उस दिन वहीं होली थी दोस्तों, तो हमने एक दूसरे को कलर लगाया और होली वहीं पर अपने एमपी और नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे उन्होंने वहीं पर होली मनाई, क्योंकि रामेश्वर में होली नहीं मनाई जाती दोस्तों। वहाँ ना तो होली जलाई जाती है और ना ही होली मनाई जाती है, इसलिए हम तीनों ने वहीं अपना होली का त्यौहार मनाया। 14 मार्च 2025 का नज़ारा है दोस्तों ये रामेश्वर का। 14 मार्च 2025 को हमने होली के दिन राम तीर्थ में स्नान किया और भाइयों ने वहीं पर रेती का एक शिवलिंग बनाया और उसका अभिषेक किया। उसके बाद दोस्तों हम वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। रामेश्वर से हमें चेन्नई जाना था, क्योंकि हमारा अगला मुकाम चेन्नई था। हमने वहाँ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया और चेन्नई की ओर निकल पड़े।